जब ऐसी स्थिति है, उसमें क्या आपको लगता है कि ये भी इस जो प्रताप जी कह रहे हैं कि आम आदमी को लग रहा है कि इस इलेक्शन का फायदा क्या हो रहा है, जब आपको जैसे चाहिए आप ऐसे कर दे रहे हैं, हेराफेरी कर दे रहे हैं, लोगों का जो भी विश्वास है, अंत में इसका इसका उपाय क्या है, कहां पे, मतलब कहां तक आदमी क्या क्या लड़ेगा? शीतल जी। देखिए, अभी जो डिस्पेंसेशन है हमारा, इसने अकाउंटेबिलिटी के जितने भी दरवाजे हैं उनको सबको आते ही बंद करना शुरू किया, और वो काफी हद तक सब चीजों को बंद कर ले गए। अब सिर्फ इतना सा बचा है कि एक वो चुनाव होता है, उसमें लोग वोट डालते हैं, लेकिन वोट डालने के क्रम में भी क्या क्या गड़बड़ी की जा सकती है या की जा रही है, इसकी पड़ताल होने देने को भी वो धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी वाले रास्ते से बाहर कर रहे हैं। ये कदम उसी तरह का एक कदम है। तो अब ये एक अजीब तरह का एक शैम डेमोक्रेसी होगी, जैसे रूस, उसमें भी ऐसे ही है। रूस पर्टिकुलरली को मैं सैंपल बताऊंगा। कहने को वहां चुनाव भी होते, वहां भी, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि जो विपक्ष का नेता है वो जेल में मर जाता है, जेल में उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। जब जिंदा होता है तो उसे खाने में जहर मिलता है। और वहां बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो वहां के प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ लिखते बोलते हैं, या तो उनका देश निकाला होता है या उनकी हत्या हो जाती है। तो बाकी सारा प्रेस जो है वन वे है, कोई दूसरा वे नहीं है। और डेमोक्रेसी कहने को वो भी कहते हैं, हम लोकतंत्र है और हमारी अपनी विशेषताएं हैं, वो सब बातें जैसा हर आदमी कहता है, इस तरह की बात करने वाला कि साहब हमारी अपनी स्टाइल का डेमोक्रेसी है हमारी। तो एक्चुअली ये कोई स्टाइल नहीं है, ये वही स्टाइल है जो तानाशाही की ओर जा रही है, या तानाशाही ही है, लेकिन उस पर एक पर्दा डालने की कोशिश होती है, और रियलिटी में वो पर्दा फट चुका होता है। हम अब उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां ये अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो साफ तरीके से, जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए और लोकतंत्र में होता है, उस तरीके से सत्ता के हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है। अगर जनता कभी करना चाहे तो वो पहले तो विचारधारात्मक स्तर पर उस चीज को नष्ट कर रहा है जिसमें लोकतांत्रिक समाज बने। दूसरी तौर पर वो इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से आप कह सकते हैं कि गैर जवाबदेह बना के ऐसी स्थितियां पैदा कर दे रहा है। लेकिन इसमें हमारे बाकी लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे मीडिया का तो जो रोल है उसके बारे में हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे खतरनाक रोल मैं कह सकता हूं इस समय तो मीडिया का है, क्योंकि वो वेपनाइज हो गया है अब सरकार की ओर से, पब्लिक के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध सरकार की तरफ से एक हथियारबंद दस्ता है मीडिया। और इसी तरह से बाकी इंस्टीट्यूशंस से भी अपेक्षा की जा रही है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उसी तरह के हो गए, ईडी हो, सीबीआई हो, हम तमाम इस तरह की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब चुनाव आयोग भी उसी श्रेणी में धीरे धीरे पहुंच गया है। लेकिन इसके यहाँ पहुंचने में बाकी लोगों का भी बड़ा रोल है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का रोल है। ये आधे अधूरे फैसले, साफ फैसले न देना, जरूरी चीजों पर उनकी रीढ़ गायब हो जाना, और कई बार उनका कंप्रोमाइज हो जाना, जैसा हमने एक सीजीआई के जमाने में देखा कि उनका एक महिला वाला चक्कर पकड़ लिया सरकार ने, और उसके बाद उनसे अंगूठा लगवा लिया हर जगह, और बाद में राज्यसभा में रख लिया उनको। तो ये तो ओपन हुआ हमारे यहाँ ना, हमारा खुलेआम हुआ, और खुलेआम हमने वो फैसले देखे, चाहे वो उस लड़ाकू विमान का मामला, रफाल का, चाहे और जितने भी हमारे इस तरह के कंट्रोवर्शियल, पेगासस का मामला था, इनमें दुनिया में दूसरी जगहों में जांच होके फैक्ट्स आ रहे हैं। अडानी के तो सारे ही मामले हैं, हमारे यहाँ वो सब मामले जमींदोज करने में प्रेजेंट डिस्पेंसेशन सफल है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। अब इस पे जो हमारे विद्वानों ने बताया वो मैं उसको क्या रिपीट करूं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रास्ता तो ये उसी तरफ बढ़ रहा है। शीतल जी, मैं जो प्रताप जी कह रहे हैं टेक्निकली, लेकिन वही है कि महमूद प्राचा जो केवल इसी मामले में लगे रहते हैं, उन्होंने अपना ये कराया तो सरकार ने उसका तुरंत काट निकाल दी। मतलब वो तो तुम डाल मैं पात आप ये करेंगे तो मैं उसका अमेंडमेंट कर दूंगा, मैं उसको लेने नहीं दूंगा। तो सरकार तो ये खेल, लेकिन जो मूल बात है शीतल जी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के जो आंतरिक लोकतंत्र की बात छोकर साहब उठा रहे हैं, मुश्किल क्या हो गया है कि हम लोगों को लगता है फलाना कैंडिडेट, लेकिन फलाना कैंडिडेट
भी लोकतांत्रिक ढंग से तो नहीं आता है। वो तो वो किसका दोस्त है, किसका यार है, किसने कहा, किसने फोन उठा के कहा, किसका दोस्ती, वो सब चीजें काउंट करती हैं। द बेस्ट कैंडिडेट नेवर कम्स इवन इन अ पार्टी। तो अगर पार्टी के लेवल पे नहीं है तो जो छोकर साहब सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को ठीक करने की आवाज कौन उठाएगा? क्योंकि पार्टीज तो नहीं उठाएंगी, पार्टीज इंटरनल इलेक्शन ही नहीं कराती हैं। सुन के ताज्जुब होता है कि अखिलेश यादव जी छठी बार राष्ट्रीय, या अखिलेश यादव क्या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित, खुशी की लहर, और सब लोग जाके उनको फिर बुके देने लगते हैं। तो वो किसको कौन बुके दे रहा है ये समझ में नहीं आता है। मैं शीतल जी इस पे एक करूंगा कि ये जरा मुश्किल है, अंडा मुर्गी वाली बात है तो वही पॉलिटिकल पार्टी, उन पॉलिटिकल पार्टी के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे ये एक तरफ छोकर साहब का भी है, एक तरफ प्रताप जी लड़ रहे हैं, या ऐसे बहुत से छोकर साहब लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से ज्यादा तो मुझे लगता है कि आम जनता के बीच से जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। शीतल जी। देखिए, उन्होंने छोकर साहब ने जो बातें उठाई वो बेसिक है और वो रियल है। उन्होंने बताया कि एक पूरी प्रोसेस है इलेक्शन की, जिसके विभिन्न चरणों पर विभिन्न किस्म की ऐसी चीजें की जाती हैं जो चुनाव को प्रभावित करती, लेकिन उनको रोकने के लिए जो मशीनरी अपेक्षित है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की मशीनरी होती है, पक्ष विपक्ष दोनों की होनी चाहिए, तो उसमें पक्ष के पास है, विपक्ष की नदारद है, और इसलिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और हम शॉर्टकट्स बहुत से ढूंढ रहे हैं। उसमें से एक ये है कि ईवीएम हटके बैलेट पेपर होने लगेगा तो ठीक हो जाएगी। कतई नहीं हो सकता। बैलेट पेपर के चुनाव जब हम पत्रकारिता में आए हमने देखे थे, 1,32,000 वोट पड़ा, 1,29,000 एक उम्मीदवार को ही पड़ गया सारा अमेठी में। और वो तो पहले ये हुआ कि कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर सकता, नॉमिनेशन करने वाले किडनैप कर लिए जाते थे, फिर किसी ने नॉमिनेशन करके गायब हो गया कोई। तो ये सब पहले भी होता रहा। बैलेट पेपर तो वो तो जब जिसके पास वहां संख्या होगी और जिसके पास आर्थिक और प्रशासनिक ताकत होगी, जो कि सत्तारूढ़ दल के पास है, और विपक्ष ने अब राजनीतिक कर्म करना ही बंद कर दिया है। विपक्ष अब राजनीतिक कार्यकर्ता कहां तैयार करता है? एक और भी तो लिस्ट है एडीआर की ही जो बताती है कि करीब करीब 80% से ज्यादा तो सब करोड़पति लोग चुनाव लड़ते हैं। अब साधारण लोग तो अब राजनीति में उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, तो आंदोलन कौन करेगा जब उनके पास तो कोई जाता ही नहीं है ना। सिर्फ चुनाव के समय वोट लेने कोई धर्म के नाम पे मांगता है, कोई जात के नाम पे मांगता है, कोई पैसा बांट के मांगता है, शराब बांट के मांगता है। अब राजनीति और विचारधारा के नाम पे कोई मांगता है, ये सब अफवाह है। और या कोई उपेक्षित समूह है किसी मामले में, किसी से उत्तेजित हो गया, जैसे पिछले चुनाव में संविधान को खत्म करने के सवाल पे दलित और दूसरे समाज में एक उत्तेजना थी, वो एक अलग परिघटना है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा समाज है उसमें राजनीतिक कर्म अब हो कहां रहा है? अब तो ये होता है चुनाव में जातियों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है और पैसे का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। पैसे वाले को टिकट दिया जाता है, पैसे वाले ही टिकट लाता है, कई बार पैसे दे के लाता है। तो ये सब जो लोकतंत्र में चीजों को नष्ट करने की प्रणाली आई है, उससे अब जो एक विचारधारात्मक लड़ाई लड़ता हुआ दक्षिण पंथ है, उसके सामने बाकी सारे लोग जो हैं वो अस्त्र विहीन है, वो बूथ पे मौजूद ही नहीं है। वो जब चुनाव आयोग के आखिरी दिनों में चुनाव, जो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, चुनाव घोषित कब हो, कहां हो, कैसे हो, ये सब तय होता है सरकार से मिलके। सरकारी पार्टी को एडवांटेज रहता है इसमें। जैसा हुआ हरियाणा और महाराष्ट्र का अलग अलग चुनाव हुआ, उतने दिन में वक्त में उन्होंने 45 लाख नए वोटर वहां जोड़े। तो ये एक काम है, ये एक संगठित तौर पे किया जाने वाला काम है। इसके लिए एक मशीन लगती है। ये मशीन दूसरे लोगों के पास तैयार नहीं है कि वो जो 45 लाख जुड़ रहे थे उनको उस समय रोकते, जबकि लोकसभा में उन्होंने इनको हराया था। लोकसभा जीतने के बाद वो हवा में उड़ गए सब कि अब तो हम बस आ गए और छा गए। नतीजा ये हुआ कि वो कहीं नहीं थे। जो लोग लोकसभा में पूरी तरह नहीं जीत पाए, जीते तो वही। उन्होंने अपनी कमियों को दूर करने का काम किया, हरियाणा में भी किया, वहां भी किया, और आने वाले किसी चुनाव में कहीं भी करेंगे।
उन सब मशीनों को उन्होंने चुनाव आयोग समेत इस्तेमाल किया और हर बूथ पे उनके पास कार्यकर्ता है जो वो जो पहले बूथ पार्टी होती है सरकारी, उसको मैनेज करना, वहां कार्यकर्ताओं को मैनेज करना, वहां दूसरे दलों के बूथ रिप्रेजेंटेटिव्स को मैनेज करना। बहुत से करीब 30-35% पे तो बीजेपी बूथों पे अपने ही कार्यकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त करा लेती है। वो जो बूथ पे बैठते हैं, पता चला सपा का जो झंडा लेके बैठा है वो भी बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का जो बैठा है वो भी बीजेपी का आदमी है, और सबने मिलके फिर कर लिया। वहां कई बार ये होता है, महिलाओं के वोट होते हैं, वो दबाती हैं और चली जाती है, वो वोट पड़ते ही नहीं है। ऐसे वोट वो गिने रहते हैं, लास्ट में उसको दबा देते हैं मिलके बूथ पार्टी से। इस तरह की बहुत सी रिगिंग के एरियाज हैं जिनको अगर जिस तरह का दक्षिणपंथी इस समय डिस्पेंसेशन की सामर्थ्य है, उसके पास एक बहुत बड़ा संगठन आरएसएस के रूप में है, भाजपा भी एक बहुत बड़ी संगठित पार्टी इस समय है, दुनिया में सबसे बड़ी है, और वो कार्यकर्ताओं पे अनवरत काम करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पैसा भी उन्हीं के पास है, प्लस उनकी एजेंसियां जो है दूसरी पार्टियों के पैसे के स्रोतों को रोक रही हैं, और दूसरे पार्टियां कोई राजनीतिक कर्म नीचे कर नहीं रही। जनता कैसे खड़ी होगी? जनता के पास कोई जा रहा है? कोई जाता ही नहीं है। जनता सोच रहा है ट्विटर पे ट्वीट लिख दिया और चुनाव में करोड़पति को हमने जात के हिसाब से सेट करके वोट टिकट दे दिया। कुल ये राजनीतिक कर्म बचा है। इतने राजनीतिक कर्म से इस देश की जनता, बेचारी जनता को क्या कहना? जनता तकलीफ में है, परेशान है, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस परेशानी की वजह क्या है। वो कहीं उसे धर्म के नाम पे ढकेल दिया जा रहा है, कहीं किसी और जाति के नाम पे ढकेल दिया जा रहा है, उसे तो लूटा जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन उसे इससे रोकने का जो राजनीतिक कर्म है वो नदारद है। पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में अब यूनिवर्सिटीज के चुनाव खत्म हो गए, इस पे कोई आंदोलन हुआ? कहां कुछ। ये पहले यही नर्सरी थी, इन्हीं में से निकलते थे राजनीतिक कार्यकर्ता जो बाद में बड़े नेता बनते थे। लेकिन अब तो पैसे से बनते हैं, ठेका पट्टी वगैरह से, या गलत तरीकों से किसी ने बैंक से लोन की ठगी करके पैसा बना लिया है, उसके बाद वो अपना पॉलिटिकल पार्टी में आ जाता है, टिकट ले आता है, एमपी बन जाता है, वो सब साइड हो जाते हैं उसके पुराने मामले, या क्रिमिनल है बड़ा सा। आजकल क्राइम में भी खूब ढेर सारा पैसा है, जो सफल है, जो असफल है वो अपना एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे कैरेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं और उसे हमें कंपोजिट तरीके से लेना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मतलब एक परसेप्शन चल रहा है, जैसे सारी रेमेडी अब सोच रहे हैं कि ये जो मशीन है इसकी जगह हम बैलेट कर देंगे तो रेमेडी आ जाएगी। कुछ नहीं आएगी, इससे ज्यादा लूट होगी उसमें, हमने देखा है। और आप कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है कहीं पे। अब जब कार्यकर्ता नहीं होगा तो चाहे मशीन हो चाहे बैलेट हो, वो सब में वही होगा।